Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the basic introduction of coordination and control. So dear students, coordination means कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलकर काम करना। अब इस चीज़ को बयान करने से पहले कुछ इसकी बेसिस बताता चलो डियर स्टूडेंट्स कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कि देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी ज़ात तक के लिए मुख्तस हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी अल्लाह ताला ने सिस्टम रखे, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की ज़रूरत के मुताबिक एक दूसरे को मैनेज कर कर चलते हैं और इसे ही कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इवन के वो भी अपने अंदर कोऑर्डिनेशन की सलाहियत रखते हैं और उनके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है दैट इज़ कैरिड बाय द केमिकल्स। लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द एनिमल्स। माय डियर स्टूडेंट्स एनिमल्स के अंदर और ख़ुसूसी तौर पर अगर हम ह्यूमंस की बात करें, द बेस्ट एनिमल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, द मोस्ट कम्प्लेक्स मशीनरी ही पोजेस दैट इज़ द ह्यूमन बींग्स। इसके हवाले से हम अगर बात करें तो इसके अंदर जितने भी कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज़म्स हैं वो इतने प्रिसाइजली काम करते हैं कि छोटी से छोटी ज़रूरत के तहत भी उनको मैनेज किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसको मैं समझाते हैं एक एग्जांपल के साथ। लेट्स सपोज कि एक शख्स उसको भागना है, मीन्स ही और शी हैज़ टू रन। तो जब भागना है ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज कि ये सिर्फ टांगों की मदद से नहीं भागा जाएगा बल्कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्गन सिस्टम क्या होता है आपको याद होगा। ऑर्गन सिस्टम वो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें। यस माय डियर स्टूडेंट्स when two or more than two different organs perform related function, that very structure forms a organ system. So my dear students अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से नवाजा। सो माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि एक्सक्रीशन के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम, इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम, इसी तरह से द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके आपस में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स आए इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो शख्स भाग रहा है वो किस किस ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं मसल्स, यानी कि हाथों के भी और पाँव के भी, और लेग्स भी इस्तेमाल हो रही हैं इसमें, थाइस भी इस्तेमाल हो रही हैं इसमें। तो इनके सैकड़ों मसल्स यानी हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उसको मूव करवाने के। यहाँ पर जो मसल्स ने इन्वॉल्व होना है ख़ुसूसी तौर पर उनको मूव करवाने के लिए एंटायर ऑर्गेनिज्म को, यस माय डियर स्टूडेंट्स दैट आर द स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वो मसल्स जो अटैच्ड होते हैं हमारे स्केलेटन के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स ये स्केलेटल मसल्स ने बेसिक मूवमेंट करवानी है। ये ऑर्डर कहाँ से आएगा इसको कि कंट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो? दैट ऑर्डर विल बी पोस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा यहाँ पर दिमाग के अंदर मौजूद है, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो वो इसको गवर्न कर रहा है, वो मैसेज रिसीव भी कर रहा है, उसको इंटरप्रेट भी कर रहा है और फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करवाने के लिए वो मैसेज भेज भी रहा है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर सिर्फ नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर ना सिर्फ स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व है बल्कि इसके साथ हमारा
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जो मसल इस्तेमाल हो रहा है उसको एनर्जी पहुंचानी है, और उसको एनर्जी कैसे मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स? उसको एनर्जी मिलेगी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होगी तो उससे प्रोड्यूस होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी एंड हीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही एटीपी इस्तेमाल होगी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए भी और इनको रिलैक्स करवाने के लिए भी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अगली तरफ चलते हैं कि अब इसमें और कौन सा ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्योंकि जब भागना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो जब एनर्जी चाहिए तो उसके नतीजे में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनती जाएगी सेल्स में, तो उन सेल्स से निकलकर और वो ऐड हो जाती है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मखसूस लेवल होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसका एक नॉर्मल लेवल होता है। जब उस नॉर्मल लेवल से उसका लेवल एक्सीड करने की कोशिश करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं रिसेप्टर्स जो कि इसको डिटेक्ट करेंगे, इस चेंज को, और वो मैसेज भेजेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा कि ये सारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने के लिए ये सारी मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करवाया जा सके। इस पर्पस के लिए फिर क्या होगा कि हमारा नर्वस सिस्टम ऑर्डर करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि तेज़ तेज़ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करे, ताकि एक्सहेलेशन के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव किया जा सके जो कि ब्लड के अंदर शामिल हो चुकी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी क्यों अहम है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट है, इट इज़ वेस्ट फॉर अस, और अगर इसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई ब्लड के अंदर तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सीरियस कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। तो उनसे बचने के लिए बॉडी खुद को ऑटोमेटिकली इस तरह से रेगुलेट करवाती है कि हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जब हम भाग रहे होते हैं उस वक्त हमारा सांस जो है उस लेने का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, यानी हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कितना हो जाता है? आपने पढ़ा था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी कि जब हम रन कर रहे हैं या जब हम कोई खेल खेल रहे हैं या कोई स्टर्नस यानी कि हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है इट मे इंक्रीज फ्रॉम 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी 30 से 40 मरतबा हम 1 मिनट में सांस ले सकते हैं। सो जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे या कोई हैवी वर्क कर रहे होंगे उस दौरान। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एक्सरसाइज कर रहे हैं या हैवी वर्क कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी और उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अब चूंकि ब्लड चाहिए मसल्स को, वो ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट करनी है, उनको ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ज़रा एक्टिवेट हो जाएगा। वो क्या करेगा कि जो नॉर्मल स्पीड से चल रहा था उससे ज़रा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए, इंस्टेंटली ग्लूकोज चाहिए। तो उस पर्पस के लिए मुसलसल उसकी ब्लड सप्लाई को बहाल रखने के लिए जो हमारी हार्ट है वो ज़्यादा रेट के ऊपर पंप करेगा। यानी कि जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है, आपको पता है, इट इज़ बिटवीन 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। अब वो इंक्रीज करके वो 85 पे या 90 पे एंड समटाइम्स इट मे गो ओवर 100 टाइम्स पर मिनट। तो एज पर द नीड ऑफ द बॉडी हमारे हार्ट खुद को एडजस्ट करता है। और हार्ट को ये ऑर्डर कौन कर रहा है कि आप 100 टाइम्स पर मिनट बीट करो या 70 टाइम्स पर मिनट बीट करो या 80 टाइम्स पर मिनट बीट करो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्डर रिसीव्ड बाय द हार्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारा नर्वस सिस्टम माय डियर स्टूडेंट उसी तरह से है जैसे कि आपने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, लेकिन तमाम कंप्यूटर को कंट्रोल करना वो एक ही स्ट्रक्चर का काम है, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो इसी तरह से जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो इसी के ज़रिए पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ और कुछ सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि विजुअल सिस्टम, यानी कि आप देख भी रहे हैं कि आगे कहीं कोई घड़ा तो नहीं आ रहा या आगे से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे आपकी टक्कर हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से विजुअल सिस्टम भी एक्टिवेट हो रहा होगा और वो बड़ी ही बारीकी के साथ प्यूपल्स को डायलेट करवा रहा होगा या कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होगा ताकि आपको सही नज़र आ सके। आंखों के अंदर मौजूद लेंस वो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे कि ताकि आपका जो सामने जब भाग रहे हों तो आपका विजन क्लियर हो सके, कहीं आपकी टक्कर ना हो जाए या आप कहीं गिर ना जाएं। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो हेयरिंग सिस्टम है यानी कुव्वत समात वाला सिस्टम वो भी एक्टिवेट होगा कि कहीं से कोई गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आ रही कि जो कि आपके करीब आ रही हो, या फिर आपके पीछे कोई जानवर तो नहीं दौड़ रहा जो आपके करीब आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, या कोई फायरिंग की आवाज़ या कोई ब्लास्ट की आवाज़, तो ये इसको मैनेज कौन कर रहा है? हमारा हियरिंग सिस्टम। और जब हम भाग रहे होते हैं उस वक्त हमारी जो डाइजेशन है यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी एक्टिविटी को फ़िलहाल कुछ वक्त के लिए कम कर दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई उन ऑर्गन्स की तरफ की जाए जो इस्तेमाल हो रहे हैं ड्यूरिंग रनिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये कोऑर्डिनेशन समझ आ गया कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रही है। तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस और प्लांट्स और फंजाई, तो इनके अंदर जो ये मैकेनिज्म्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हार्ट पूरी बॉडी के साथ रिलेटेड है, अगर हार्ट नहीं होगा सो द पर्सन इज़ डेड। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा तो द पर्सन इज़ डेड। अगर नर्वस सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा द पर्सन इज़ डेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका सब का आपस में एट अ टाइम कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके चलना बहुत ज़रूरी है। अब माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है हमारे अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर, वो दो तरह का हो सकता है। नंबर 1 इज़ द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड नंबर 2 इज़ द केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन माय डियर स्टूडेंट्स ये होती है ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस कोऑर्डिनेशन किसके बिहाफ पर हो रही है? इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम हमारा दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स आने वाले चंद लेक्चर्स में हम शेयर करेंगे आपसे। इसी तरह से जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो अपनी सेक्रीशंस बनाते हैं। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक होते हैं एंडोक्राइन और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन अपनी सेक्रीशंस को नालियों के ज़रिए यानी कि डक्ट्स के ज़रिए अपने टारगेट ऑर्गन्स तक या टिश्यूज़ तक या सेल्स तक पहुंचाते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाते हैं। इनके अंदर वो नालियाँ यानी वो डक्ट्स नहीं होती। तो फिर ये कहाँ पर सेक्रीशन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो फिर ये अपनी तमाम तर सेक्रीशंस को डायरेक्टली पोर करेंगे इनटू द ब्लड। तो एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और साथ ही साथ में केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, जबकि प्लांट्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। वो सिर्फ अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए अपनी ग्रोथ को, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बताता चलूँ एक और चीज़ कि ये हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन एक ऐसे केमिकल होते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए या इनकी एक्सेस हो जाए तो इससे कई ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में इनको डिटेल के साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्लैंड्स कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट कर रहे हैं और वो उनका क्या क्या फंक्शन है, और उनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, और अगर उनकी एक्सेस होगी तो उससे क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर दो तरह की कोऑर्डिनेशन है। नंबर 1 इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन विच इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम,
और दूसरी कोऑर्डिनेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही तरह की कोऑर्डिनेशन है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सिर्फ भागने के लिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत मामूली सी एक्टिविटी हो सकती है, कितने ऑर्गन सिस्टम्स ने मिलकर ये एक्शन परफॉर्म करने में हमारी मदद की। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़।